हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स 007 में। तो दोस्तों, अप्रैल में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और चर्चा का केंद्र बना हुआ है वेस्ट बंगाल। जैसे ही 4 तारीख को विधानसभा के नतीजे आए तो उसके बाद मानो 1.5 महीने के अंदर ही बंगाल में सियासी भगदड़ मच चुकी है। पार्टी टूटने की कगार पर आ चुकी है। अगर आप 6 महीने पहले की बात करें, किसी ने सोचा ना था कि टीएमसी इस मोड़ पर आ खड़ी होगी। 6 महीने पहले अगर आप सोचोगे कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत जाएगी और टीएमसी हार जाएगी और इतनी बुरी तरह से हार जाएगी और पार्टी टोटल टूटने की कगार पर आएगी, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो है वो पार्टी छोड़कर बागी बनेंगे और अपना अलग से गुट बनाएंगे ममता बनर्जी को छोड़कर। देखिए, विधानसभा के नतीजे आने के बाद जो 80 विधायक चुन के आए थे, उनमें से 58 विधायकों ने विद्रोह कर दिया है। वो अलग गुट बनाकर उन्हें ऋतुव्रता बनर्जी को अपना लीडर, अपना नेता माना है और उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनाया है। ऋतुव्रता बनर्जी वो है जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। तो मतलब पार्टी से निकाल दिया गया नेता अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बन रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का विद्रोह चल रहा है पार्टी के अंदर। और जो 28 सांसद जीत के आए थे 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, उनमें से 19 सांसद ने भी अलग से अपना गुट बनाने की जो एक प्रक्रिया शुरू कर दी है और 19 सांसदों ने एक बकाया एक लेटर दिया है, अब बनाया है, जिसमें 19 सांसदों के सिग्नेचर है और वो अपने पार्लियामेंट में स्पीकर को सबमिट करना चाहते हैं कि वो अपनी एक सेपरेट पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाना चाहते हैं। और 3 राज्यसभा सांसद है जिन्होंने रिजाइन कर दिया है टीएमसी से और अपने जो राज्यसभा के सांसद थे उस पद से। तो दोस्तों, पार्टी में नेताओं का आना जाना लगा रहता है, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद भी। देखो, नेताओं की महत्वाकांक्षा होती है, उनके वो जब अगर कोई सीट नहीं मिलती है या टिकट नहीं मिलता है तो वो अपने हाईकमांड से नाराज हो जाते हैं या किसी और आइडियोलॉजिक रीजन से नेता एक दल से दूसरे दल में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ देते हैं और अपना अलग गुट बना लेते हैं या दूसरे पार्टी में शिफ्ट कर जाते हैं, तो ये मतलब किसी पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट होता है। जैसे अभी जो 19 सांसद अभी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उसमें से कई बड़े नेता है कि जो ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जा रहे थे। मतलब ऐसा कोई सोच नहीं सकता था कि ये नेता ममता बनर्जी को छोड़कर जा सकते हैं। उनमें से है जैसे सयोनी घोष, यूसुफ पठान। सयोनी घोष तो मतलब उनके हर कार्यक्रम में इतने एग्रेशन से कैंपेन होता था, वो करती थी और वो ममता बनर्जी की बहुत करीबी मानी जाती थी। और यूसुफ पठान को भी जैसे गुजरात से ले जाकर वहां पे सांसद बनाया गया, तो वो तो मतलब एक अच्छा सपोर्ट दिया गया था टीएमसी की तरफ से यूसुफ पठान के लिए। और अभी वो 19 सांसदों में के सूची में है, जो 19 सांसदों ने सेपरेटली अपनी बनाई है, जो अपना गुट बनाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, उसके बाद अभी हाल ही में एक न्यूज आ रही है कि जो कल्याण बनर्जी है, जो ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी ममता बनर्जी को एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दिया है कि पार्टी में या तो वो रहेंगे या अभिषेक बनर्जी रहेंगे। अगर वो अभिषेक बनर्जी के साथ कंटिन्यू करना चाहती है तो वो उन्हें अब जाने के लिए इजाजत दे सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर बड़े बड़े नेता ही पार्टी छोड़कर जाएंगे तो पार्टी में क्या रह गया है। तो दोस्तों, अभी ये जो पार्टी में हो रहा है तो उसकी एक टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टीएमसी की बहुत बुरी हार हुई है, उसके तुरंत बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। उसके बाद हर दिन कोई ना कोई नेता पार्टी छोड़ रहा है या पार्टी से रिजाइन कर रहा है। तो इसके कुछ कारण हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं इसके क्या कारण हैं। तो जो टीएमसी अपनी सत्ता चला रही थी बंगाल में, तो एक ट्रांसैक्शनल तरह की पॉलिटिक्स थी, जिसमें मतलब हाई कमांड लोअर ग्रासरूट को संरक्षण देगा, जो भी वो अपना ढांचा चला रहे हैं, और जो ग्रास रूट लेवल वर्कर है वो पार्टी को सपोर्ट करेगा उसके बदले में। लेकिन जब अब टीएमसी सत्ता में नहीं है तो वो कुछ उनको संरक्षण देने में अभी तो नाकाम है, मतलब नहीं दे सकती है ना। तो जो ग्रास रूट लेवल है उनकी भी जो सपोर्ट था पार्टी को पूरी तरह से अभी कम हो गया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि वो बीजेपी की तरह शिफ्ट हो रहा है कि अगर ऊपर से कुछ जो भी पार्टी सपोर्ट करेगी इन्हें, तो ये उन्हीं को रिटर्न में सपोर्ट कर सकते हैं। जो ट्रांसैक्शनल तरह की जो पॉलिटिक्स चल रही थी तो पूरी तरह से कम हो गई है। इसके चलते जो नेता उनके साथ जुड़े हुए थे तो वो पार्टी छोड़कर अपना अलग गुट बना रहे हैं या किसी और पार्टी में जा रहे हैं। इन नेताओं को टीएमसी में कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। देखिए, बंगाल का पैटर्न ऐसा है कि जो पार्टी सत्ता से चली गई वो चली ही गई है, वो वापस सत्ता में आई ही नहीं है कभी फिर कभी। जैसे आप देख सकते हैं 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस वेस्ट बंगाल में सत्ता में थी। जैसे ही वो एक बार हार गई तो अभी तक वो सत्ता से बहुत दूर रही है, मतलब 1-2 सीट भी लाना कांग्रेस के लिए अभी मुश्किल हो रहा है।
फिर 1977 से लेकर 2011 तक टीएम जो सीपीआई पार्टी थी वो सत्ता में रही है। तो 2011 में जैसे ही वो हार गई, मतलब सीपीआई टोटल बंगाल से अभी साफ ही हो चुकी है। उन्हें भी अभी 1-2 सीट जीतने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। तो अब टीएमसी जब हार चुकी है 2026 में, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि टीएमसी फिर से सत्ता में वापस आ जाए, क्योंकि जो पार्टी बंगाल में सत्ता से बाहर गई है वो बाहर ही चली गई है। तो इन नेताओं को अब टीएमसी में कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इसलिए वो अपना अलग गुट बनाकर जो पार्टी सत्ता में है उनके साथ जाना चाह रहे हैं। और तीसरा कारण यह है कि राजनीतिक डर। देखिए, जो भी नेता अभी शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो भी बचे हुए नेता है अपोजिशन का कहना है कि इन्हें डराया धमका जा रहा है, इन्हें पैसे का लालच दिया जा रहा है कि वो अपना अलग गुट बनाए और या पार्टी तोड़ दे और वो एनडीए को सपोर्ट करने लगे। नहीं तो उन्हें ये भी डर है कि अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनके ऊपर जो एजेंसी से सेंट्रल एजेंसीज उनकी तरफ से रेड की जा सकती है। और हाल ही में ऐसी कुछ घटनाएं भी हुई है। जो फाल्ता से जहांगीर खान थे, इससे पहले विधायक थे वो, तो उन्हें हाल ही में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें हाफ पैंट में लिटरली परेड करवाई गई है सड़कों पर। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो राजनीतिक वायलेंस कहे या न कहे, लेकिन जो भी घटनाएं हो रही है उनके नेताओं के साथ, तो एक राजनीतिक डर है कि भाई जब हम भी इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं, तो क्यों ना जो अलग गुट बनाया जाए और सत्ता में पार्टी है उनके साथ अच्छे से रहा जाए। और दोस्तों, एक और कारण है ये नेता पार्टी छोड़ने का, वो है अभिषेक बनर्जी। जो भी नेता अभी पार्टी छोड़ रहे हैं उनका यही कहना है कि अभिषेक बनर्जी का जो लीडरशिप है और जो उनका एटीट्यूड है जो अपने पार्टी वर्कर के साथ, वो बहुत खराब है। तो इस वजह से वो अभिषेक बनर्जी के लीडरशिप से नाराज है और वो इस वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। मतलब अभी जो कल्याण बनर्जी ने एक बात कही है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अभिषेक बनर्जी के लिए केस लड़ रहे थे और वो केस अभिषेक बनर्जी ने उनके किसी जूनियर को थमा दिया उनके लिए लड़ने के लिए। तो वो इस बात से नाराज चल रहे हैं और उन्हें जो ये एटीट्यूड दिख रहा है अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप में, उनसे प्रॉब्लम हो रही है। और वो खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि या तो अभिषेक बनर्जी रहेंगे या मैं रहूंगा, हम दोनों नहीं रह सकते हैं। तो अभी ममता बनर्जी को चुनना है कि इन दोनों में से कौन रहेगा। तो दोस्तों, ये सब हो गए कारण, जिस कारण टीएमसी पार्टी अब इस मोड़ पर आ खड़ी हो चुकी है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अभी टीएमसी का फ्यूचर क्या है। देखिए, ये तो तय है कि पार्टियां पूरी तरह से टूट चुकी है। अब बागी नेता अपना अलग गुट बनाने की तैयारी में है। बागी नेता है वो अपना प्रस्ताव स्पीकर के पास लेके जाने वाले हैं और वो ये क्लेम करने वाले हैं कि जो रियल असली टीएमसी वही है और सिंबल वही मिले। तो अभी इसके आगे क्या होगा? देखिए, अगर अलग से पार्टी बन जाती है तो ये उसी तरह का हो जाएगा जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, शिवसेना का विभाजन हुआ था। देखिए, जिस तरह से शिवसेना का विभाजन हुआ है महाराष्ट्र में, जो एकनाथ शिंदे जी का गुट था उन्होंने अपनी अलग से शिवसेना बनाई और ओरिजिनल सिंबल उन्होंने क्लेम किया और ओरिजिनल सिंबल उन्हें ही मिला है। और जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना थी उन्हें अलग शिवसेना बनाकर अलग सिंबल लेकर इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। तो क्या उसी तरह का शायद टीएमसी में भी हो सकता है कि जो गुट, देखिए 2/3 सांसद वो इस गुट के साथ है और 2/3 विधायक भी इस गुट के साथ ही है। तो संभवतः ये हो सकता है कि जो पार्टी का सिंबल है और जो असली टीएमसी का नाम है इन्हीं को मिले। तो अब ये तो आगे मामला जो भी होगा कोर्ट तक जाएगा, जो भी टेक्निकल बातें होगी। लेकिन जो भी विधायक अभी बागी है वो नए जो टीएमसी का सिंबल है वो क्लेम कर सकते हैं और शायद ओरिजिनल पार्टी का नाम और सिंबल उन्हीं के साथ रहे। तो दोस्तों, जो नेता अभी बागी हो चुके हैं उनका कहना है कि और भी नेता उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार है और वो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। तो ये भी देखना जरूरी होगा कि और कितने नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो शत्रुघ्न सिन्हा है, उनके जो टीएमसी पार्टी के सांसद, वो भी बीजेपी नेताओं से मिलने के लिए जा रहे थे और कीर्ति आजाद ने उन्हें ऐन मौके पर रोक लिया। नहीं तो अभी वो भी जो 19 सांसद है उनमें एक नाम और जुड़ जाता, वो 20 सांसद हो जाते। तो देखते हैं आगे के समय में कितने और नेता पार्टी छोड़ते हैं और बाकी नेताओं के साथ जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में ये भी देखना जरूरी होगा कि अभी अभिषेक बनर्जी का क्या होगा। क्या ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ उसी स्ट्रेंथ के साथ खड़ी रहेगी जो पहला था, या जो इतने नेता बागी हो रहे हैं उनको मनाने के लिए वो अभिषेक बनर्जी को साइडलाइन कर सकती है। तो देखते हैं, अब ये तो समय ही बताएगा और डिसीजन तो ममता बनर्जी को ही लेना है कि वो अभिषेक बनर्जी को साथ लेकर या बाकी नेताओं को साथ लेकर कैसे चलती है और पार्टी को
फिर से रिवाइव करने के लिए क्या कदम उठाती है। तो दोस्तों अभी ये देखना जरूरी है कि जो बागी नेता है जो अपना अलग गुट बना रहे हैं वो एनडीए को सपोर्ट करते हैं या नहीं, और ये भी देखना जरूरी है कि क्या फिर से पार्टी अस्तित्व में आएगी या इसके आगे पार्टी ऐसे ही बिखरी हुई रहेगी और पार्टी का कुछ सालों के बाद पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा और दूसरी पार्टी टीएमसी के को रिप्लेस कर सत्ता जो मेन ऑपोजिशन बन जाएगी आने वाले या उसके आने वाले इलेक्शन में। सीपीआई भी बहुत कोशिश कर रही है कि जैसे अभी जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है तो उन्हें एक चांस लग रहा है कि जैसे टीएमसी अभी कमज़ोर हो गई है तो मेजर ऑपोजिशन अगले चुनाव में वो बन जाए और उन्हें वो भी सत्ता में आ सकते हैं आगे या उसके आने वाले चुनाव में। तो दोस्तों अभी ये प्रश्न है कि इसमें बीजेपी का क्या रोल है और बीजेपी को ये जो भी हो रहा है इससे क्या फ़ायदे हैं। देखिए अगर रोल की बात की जाए बीजेपी को इन सब में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऑपोजिशन का कहना है कि ये सब बीजेपी ही करवा रही है, बीजेपी उनको पैसों का लालच दे रही है, डरा रही है, धमका रही है, सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है और उन नेताओं को मजबूर कर रही है कि वो अपना जो सत्ता अपनी पार्टी है छोड़कर इनके साथ आ जाए। जैसे अभी यूसुफ पठान को भी बोला जा रहा है कि वो मजबूरन ही पार्टी छोड़ रहे हैं और इन बागी नेताओं के साथ आ रहे हैं। और इसके बाद बीजेपी को इसका तो फायदा तो बहुत होने वाला है, क्योंकि देखिए अगर अपोजिशन ही नहीं रहेगा तो आने वाला अगला इलेक्शन तो बहुत आसान होने वाला है। अगर टीएम कांग्रेस ऑलरेडी बहुत वीक है, सीपीआई तो पहले से ही वीक है, तो टीएमसी भी वीक हो रही है, कमज़ोर हो रही है। तो ऐसे में अगर अपोजिशन ही नहीं रहेगा तो उनके लिए आने वाले इलेक्शन में बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से असम में हो रहा है, असम में भी लगभग कोई ऑपोजिशन नहीं है और हिमंत बिस्वा शर्मा इस बार के अगली बार भी आसानी से जीतने का दम भर रहे हैं। और बीजेपी को इसका फायदा संसद में भी होना है, क्योंकि देखिए बीजेपी के सिर्फ 240 सांसद है तो उन्हें 272 का आंकड़ा पार करना है। तो उन्हें एनडीए के जितने सांसद रहेंगे उतना कम प्रेशर रहेगा अपने सहयोगी दलों का। और अभी जो भी टीएमसी पार्टी में हो रहा है इनका फायदा उन्हें 2029 के लोकसभा इलेक्शन में भी मिल सकता है। देखिए जो पिछले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 28 सीटें टीएमसी ने जीती और सिर्फ 12 सीटें बीजेपी के हिस्से को आई। तो जिस तरह का अभी स्ट्रक्चर बन रहा है तो ऐसा हम मानकर चल सकते हैं कि कम से कम 30 या 30 से ज़्यादा सीटें बीजेपी आने वाले चुनाव जो लोकसभा चुनाव है उसमें जीत सकती है। और जो भी एंटी इनकम्बेंसी से सीट कम होगी दूसरे राज्यों में तो वो कंपेंसेट करने की कोशिश करेंगे जो अपने बंगाल में सीट बढ़ाएंगे उससे। तो टीएमसी हारने का ये भी फायदा बीजेपी को हो रहा है कि मतलब जो भी राज्यों में बीजेपी आ रही है वहाँ पे लगभग अपोजिशन मुक्त ही हो रहा है। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि गुजरात में मतलब 36 साल से बीजेपी अब वहाँ पे राज कर रही है, तो अब कोई विपक्ष है या नहीं वहाँ पे, वो सिंगल पार्टी रूल जैसा मामला हो चुका है वहाँ गुजरात में। तो अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो उन्हें आने वाले इलेक्शंस में आसानी होगी और वो लंबे समय तक वहाँ सत्ता में रह सकते हैं। दोस्तों इस विधानसभा में टीएमसी की हार के बाद और जो पार्टी अभी टूट रही है उसके बाद ममता बनर्जी का जो वर्चस्व है इंडिया अलायंस में अब वो कम हो चुका है। उनका वो रुतबा नहीं रहा जो 2024 के इलेक्शन से पहले था। मतलब अब अभी जो नेतृत्व करने की ममता बनर्जी सोच रही थी 2024 से पहले इंडिया अलायंस का, तो अभी वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया अलायंस भी कमज़ोर हो रहा है और आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को इसका फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों अभी ये भी देखना जरूरी है कि जो भी अभी बंगाल पॉलिटिक्स में चल रहा है तो इसका असर फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑलरेडी बहुत ही कमज़ोर परिस्थिति में है बंगाल में, तो टीएमसी भी बहुत ही अभी कमज़ोर होने जा रही है आने वाले दिनों में। तो बीजेपी को इसका ये सीधा सीधा फायदा होगा कि बीजेपी बहुत लंबे समय तक बंगाल रूल करने वाली है, क्योंकि ऑपोजिशन ही नहीं रहेगा तो बीजेपी को कोई टक्कर देने वाला भी नहीं रहेगा, तो आसानी से आने वाले वो इलेक्शन जीत सकती है। तो बीजेपी का जो भी पैटर्न है कि वो एक बार किसी भी राज्य में सरकार बना रहे हैं तो वहाँ से बीजेपी को हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि हरियाणा में उन्होंने तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है और असम में भी तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है। तो शायद 2027 के इलेक्शन में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बने। महाराष्ट्र में भी कई लंबे समय तक वो सरकार में रह चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के हाथ में अगर किसी राज्य की कमान आ गई तो वो वहाँ उनके हाथ से लेना बहुत मुश्किल है किसी भी पार्टी के लिए। तो दोस्तों जो भी पॉलिटिकल ड्रामा वेस्ट बंगाल में चल रहा है अभी वो थमा नहीं है
और बहुत कुछ घटनाएं होनी बाकी है। और ये भी देखना मज़ेदार होगा कि क्या ममता बनर्जी अब इस पूरे सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। क्या वो पार्टी को फिर से रिवाइव करने में सक्षम होती है या उन्हें कांग्रेस में शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।